नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, 3 दिनों से लापता बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। बादशाही नाका थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी का ये मामला है और थाने से 50 मीटर की दूरी पर बच्चे का शव बरामद हुआ है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीर आप देख सकते हैं, बच्चे की तलाश हो रही थी और अब बच्चे का शव बरामद किया गया है। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया है और 3 दिनों से बच्चा लापता था। 3 दिन से लापता बच्चे की अब लाश मिली है। बादशाही नाका थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी का ये मामला बताया जा रहा है और अब परिजनों में आक्रोश है। बच्चे के शव की बरामदगी की गई है। 3 दिन पहले बच्चा लापता हुआ था और अब बच्चे की लाश बरामद हुई है, जिसकी वजह से परिजनों में काफी गुस्सा है। यहाँ पे जो एक बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष, उसकी डेड बॉडी मिली है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है और जो फील्ड यूनिट अपने तरीके से काम कर रही है। जो पंचनामा करके जो पीएम की प्रक्रिया हुई उसको कराया जाएगा और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश के आएंगे, जो भी पीएम की रिपोर्टें आएगी उसके आधार पर इसमें अगली विधि कार्रवाई करी जाएगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 4 दिन से 5 साल का बच्चा लापता है और परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है और कोई सुराग बच्चे का नहीं मिल पाया और बच्चा आखिर में घर के सामने ही एक शौचालय में पाया गया। वो शौचालय सार्वजनिक स्थान है, लोग आते जाते रहे होंगे, तो ये तो नहीं माना जा सकता कि वो वहाँ पे 4 दिन तक रहा हो, किसी को पता न चले। इसका मतलब कोई घटना हुई है और शायद ला करके बॉडी डाली गई हो। तो इसलिए हम लोग आज के मौके पर इतना ही कहेंगे कि इस घटना की जांच बहुत गहराई से हो। किन परिस्थितियों में बच्चा लापता हुआ, उसके साथ क्या घटना हुई, बहुत सलीके से उसका पोस्टमार्टम हो ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। अगली खबर नोएडा से, जहां मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर युवक की मौत का मामला है। संदिग्ध हालत में युवक की मौत से हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की जताई है आशंका और सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस का कहना है कि पार्किंग से नीचे गिराया गया है। इस एंगल से भी अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की जताई आशंका। बड़ी खबर नोएडा से, संदिग्ध हालत में युवक की मौत से हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नोएडा से बड़ी जानकारी, मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर युवक की मौत हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की गई है युवक की। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुख्यात अपराधी संतोष यादव के सगे भाई की कुर्की हुई है और राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मुनादी कराई गई उससे पहले। और संतोष यादव के खिलाफ वाराणसी, प्रयागराज में 24 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अब तक और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज का ये घर जब कुर्की करने के लिए टीम पहुंची, देखिए किस तरीके से वहां पर ढोल बजाकर पहले मुनादी कराई गई, सूचना दी गई कि किस मामले में ये कुर्की की कार्रवाई हो रही है। संपत्ति का ब्यौरा भी वहां पर दिया गया कि कितनी संपत्ति जो कुर्क की जा रही है पुलिस की तरफ से, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज से ये तस्वीरें, लगातार अपराधियों पर, माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा है और इसी कड़ी में कुख्यात अपराधी संतोष यादव के सगे भाई की संपत्ति धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद। अगली खबर भी प्रयागराज से है, जहां फूलपुर थाने में तैनात दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल एलईडी बल्ब चुराने का ये वीडियो वायरल हुआ है। रात में एलईडी बल्ब निकालकर जेब में रख रहा था दारोगा और उसी वक्त की ये तस्वीर है। देखिए, आप भी तस्वीरें देख सकते हैं। वीडियो सीसीटीवी में कैद है और सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ड्यूटी के दौरान एलईडी बल्ब को निकालकर जेब में रख रहा था दारोगा और ये कैमरे में कैद हो गया है। इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो चुप्पी साध थी। और वहीं कुशीनगर में एक युवती ने दबंगों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। दरअसल दबंगों ने युवती को अपने दोस्त के साथ देख लिया था। उसके बाद से दबंग लड़की का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। बाद में दबंगों ने वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें तंग आकर लड़की ने खुदकुशी कर ली
और पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है, जिसकी तलाश में है पुलिस। तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो वायरल किया गया था और वीडियो वायरल करने के बाद लड़की काफी दबाव में थी और डर की वजह से उसने खुदकुशी कर ली है। हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत मोती छपरा नामक गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के ही एक युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि युवती का एक युवक के साथ वीडियो वायरल हुआ था। यद्यपि इस वीडियो में कोई अश्लील कंटेंट नहीं है, परिजनों के तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वीडियो को वायरल करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में SC/ST के मुकदमे और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों से तंग आकर एक परिवार इच्छा मृत्यु की अब मांग कर रहा है। परिवार के द्वारा अपने घर के बाहर पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। और इसको लेकर बीते दिनों गांव में महापंचायत भी की गई। महापंचायत के दौरान पंचायत करने वाले लोगों पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जब महापंचायत के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार इच्छा मृत्यु की अब मांग कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया है और मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। थाना इगलास के हस्तपुर ग्राम में एक पक्ष द्वारा फर्जी अभियोग पंजीकृत कराए जाने संबंधी लगाए गए आरोपों के संबंध में अवगत कराना है कि ये पक्ष अभियुक्त पक्ष है। इनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न की गंभीर धाराओं एवं SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है। निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दरियादिली देखने को मिली है। जी हां, फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को सीएम ने रास्ता दिया और बीमार महिला को उन्होंने अस्पताल भिजवाया। महिला के परिजनों ने जताया सीएम का आभार। काशी के दौरे पर सामने आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानवीय संवेदना की तस्वीर और मुख्यमंत्री ने अपनी फ्लीट को रोककर एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया। VIP प्रोटोकॉल के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट किया गया और बीमार महिला के परिजनों ने जताया सीएम योगी और प्रशासन का आभार। उन्होंने काफी सहयोग किया। बाबा के देखते हो, बाबा के ऐसा किसी के शासनकाल में उम्मीद नहीं था कि ऐसा व्यवस्था हम लोग को मिले। और वहीं पूर्वांचल के दौरे पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे। पूर्वांचल के दौरे के बाद अब 2 दिन का उनका पश्चिमी यूपी का दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, अलीगढ़, एटा पहुंचेंगे और सबसे पहले सीएम योगी अलीगढ़ में रुकेंगे और फिर अगले दिन एटा का उनका कार्यक्रम है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। अलीगढ़ प्रवास के दौरान सीएम योगी सबसे पहले आपको मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है अब वो बता देते हैं। शाम 3:45 पर निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। 4:45 से लेकर 5:30 बजे तक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री लाल डिग्गी में नए बने हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं और अगले दिन सीएम फिर एटा जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी का सीएम का अब दौरा होने जा रहा है। 3 जगहों का सबसे पहले वो दौरा करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है उसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं और इसी के मद्देनजर पूर्वांचल के मतदाताओं पर अपनी पैठ जमाने के लिए ओपी राजभर के नेतृत्व में सुभाषपा सावधान यात्रा निकाल रही है, जो आज अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचेगी।
आजमगढ़ पे चकिया बाजार के पास सिंहपुर रटेचा मैदान में सुभाषपा की रैली आज होने वाली है। लगभग 1 बजे सावधान यात्रा आजमगढ़ पहुंचेगी और इस दौरान ओपी राजभर एक रैली को संबोधित करेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों से सुभाषपा के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील होगी। आपको बताएं कि सुभाषपा की सावधान यात्रा अभी 2 दिन पहले बिहार के कटिहार जिले पहुंची थी और 26 सितंबर को लखनऊ से यात्रा की शुरुआत की गई थी। 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान यात्रा का समापन होने वाला है। उससे पहले आज आजमगढ़ के दौरे पर होंगे ओपी राजभर। आगे बढ़ेंगे, यूपी निकाय चुनाव की भी बात कर लेते हैं। दरअसल यूपी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और निकाय चुनाव के लिए आज जिला स्तर की बैठक होने वाली है। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मंत्री जितिन प्रसाद कल प्रयागराज में बैठक करने वाले हैं। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। आज भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिला स्तर की बैठकें होंगे। साथ ही आपको बताएं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। इधर कल कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद प्रयागराज में निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन करने वाले हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी 16% वोट के सेंट्रिक होती जा रही है, क्योंकि इससे पहले इस वोट पर सिर्फ सपा, बसपा, कांग्रेस दावा करते थे, लेकिन अब भाजपा भी मुस्लिम वोट को लेकर अपने पाले में लाने की जुगत में है, क्योंकि 16 अक्टूबर को भाजपा एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन करने जा रही है, जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए रेड अलार्म है। क्योंकि अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट बैंक इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो ये साइकिल के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। साइकिल के खिलाफ भाजपा का रेड अलार्म। चौबीस के लिए टारगेट सेट, सपा का MY समीकरण है। भाजपा बनाएगी पसमानदा वोट को हथियार, 80 सीट जीतने का फॉर्मूला तैयार। जिस मुस्लिम वोट को साध कर समाजवादी पार्टी ने 3 बार यूपी में सरकार बनाई, जिस मुस्लिम दलित समीकरण के दम पर मायावती 4 बार सूबे की CM बनी, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर भाजपा एक साथ सपा और बसपा के खिलाफ खतरे की घंटी बजाने जा रही। क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट पर जीत का टारगेट सेट किया है। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा 16 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंपी है, ताकि आने वाले 16 महीनों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को अपने पाले में लाया जा सके और विरोधियों का खेल खराब किया जा सके। ऐसी बिरादरी जैसे रायनी है, सलमानी है, गद्दी है, कुरैशी है, मलिक है, अंसारी है या सैफी हैं, बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से मोदी जी की जो पसमानदाओं के लिए एक सोच है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पसमानदा एक वोट नहीं है। भाजपा का ये सम्मेलन लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में होगा। इस सम्मेलन में राज्यसभा के सदस्य गुलाम नबी खटाना को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। वहीं डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक समेत कई बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा ने मुस्लिम वोट को साधकर न सिर्फ 24 की पिच पर अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि सपा और बसपा को उसके सबसे मजबूत मोर्चे पर सीधी चुनौती देने की तैयारी भी की है, जिससे हम निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और अपने साथ इन लोगों को जोड़ सकें और मजबूती के साथ इनको अपने साथ ला करके एक विचारधारा के साथ जोड़ करके अपना जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसके लिए एक रास्ता तैयार हो जिसमें अधिक से अधिक
अल्पसंख्यक समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पसमानदा समाज का सम्मेलन रखा गया है जो 16 अक्टूबर को होगा और इसे नाम दिया गया है पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के ऊपर है, जिसमें तमाम सारे लोगों को मोर्चा ने इनवाइट भी किया है। दरअसल जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है। जानकारों की माने तो भाजपा को 2022 में करीब 8% मुस्लिमों का वोट मिला, जो 2017 के मुकाबले 1% बढ़ा। अब इस वोट में थोड़ा भी इजाफा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सपा की साइकिल के 2 पहिए हैं, जिसमें से एक पहिया मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिका है। एक आंकड़े के मुताबिक 79% मुसलमानों ने सपा को 2022 के चुनाव में वोट दिया, जिससे न सिर्फ सपा की सीट बढ़ी बल्कि उसके वोट का ग्राफ भी बढ़ गया, जो पहली बार 32% के आसपास पहुंचा। ऐसे में भाजपा के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि उसका पूरा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर है, क्योंकि भाजपा को विधानसभा चुनाव में जो वोट मिला उसमें पसमानदा वोट की बड़ी संख्या थी। बड़ी बात यह भी है कि योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी पसमानदा समाज से आते हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में भी मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बल्कि इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी चल रही। मतलब एकदम सीधा है, अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। अब ये बदली हुई रणनीति किस किस का खेल खराब करेगी, इसका फैसला निकाय चुनाव से ही नजर आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं यूपी में डेंगू के बढ़े कहर को देखते हुए अब केंद्र सरकार की हाई लेवल टीम अलग अलग जगहों पर डेरा डालने लगी है। लखनऊ में जहां 106 केस सामने आ चुके हैं, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय एक्सपर्ट्स टीम यहां पर भेजी है। वहीं लखनऊ में डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां और इंतजाम बढ़ाए जाने लगे हैं। तो केंद्र से टीम भेजी गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है। लखनऊ में भी 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। फिरोजाबाद की बात करें, वहां पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है और केंद्र की तरफ से एक्सपर्ट्स की जो टीम वहां पर पहुंचेगी वो तमाम व्यवस्थाओं को देखेगी। कैसे डेंगू से निपटना है, इसको लेकर बैठक भी की जाएगी। कई जिलों की हालात इस वक्त बहुत ही चिंताजनक बने हुए हैं और इसी को देखते हुए, इसी मद्देनजर फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, इन तमाम जगहों पर जहां पर डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है इस वक्त, वहां पर एक्सपर्ट्स टीम पहुंचेगी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हुई है, इसमें तो जलभराव की स्थिति हुई है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हुई है, उसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे अस्पताल में इस समय करीब लगभग 55 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हैं। हम लोग अस्पताल में अपने यहाँ 150 से 200 मरीज पर डे जो है बुखार के आ रहे हैं, उनका हम लोग फीवर प्रोफाइल करा रहे हैं टेस्ट, और ये एलाइजा जांच हम लोग करा रहे हैं डेंगू के लिए भी। विडाल, टाइफाइड और मलेरिया की भी जाँच हो रही है। और लेकिन डेंगू इसमें सबसे ज़्यादा जो एलाइजा पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं उन लोगों का हम लोग विधिवत टेस्ट करके, और जिनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, जिनको जरूरत है आवश्यकता अनुसार हम लोग। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जता दी है। लेकिन अब तक बस्तियों में मच्छरों की रोकथाम के लिए अभियान को तेज नहीं किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था पर भी सवाल है। हर बदलते दिन के साथ प्रयागराज डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या 500 के पार जा चुकी है। हकीकत में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। बावजूद इसके सरकारी महकमे की चाल सुस्त है। किसी प्रकार की साफ सफाई कुछ नहीं, ना हमारे पार्षद द्वारा, ना हमारे मेयर द्वारा किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के तमाम लोग स्वरूप रानी, बेली, तमाम हॉस्पिटल प्राइवेटों में एडमिट हैं, जिनको न वो प्लेटनेस मिल रही है, न किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में वार्ड फुल हैं, मरीज परेशान हैं। बस्तियों में मच्छरों की रोकथाम और दवाई के छिड़काव का अभियान अब तक सुस्त पड़ा है। टीमें जो हमारी हैं, जो घर घर में जा करके एंटी लार्वा की स्प्रे कराती हैं
और साथ में हमारे पास 6 टीमें ऐसी हैं जो पानी है जहां भरा हुआ है, कूलर, एसी, फ्रिज वो साफ़ कराती हैं। 3 हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, 6 सुपरवाइज़र्स हैं। हमने इस समय यहाँ पे 1 डिप्टी CMO, 2 हमने DHO लगा रखा है तथा मलेरिया अधिकारी, 4 लोग सुपरविजन कर रहे हैं चारों एरिया में जा करके। ये हाल तब है जब हाईकोर्ट डेंगू के प्रकोप पर चिंता जता चुका है। खुद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बेली हॉस्पिटल का निरीक्षण कर निर्देश दे चुके हैं। ओर से सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ डेंगू से पीड़ित पेशेंट आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियों को और बड़ा करने की ज़रूरत है। आज मैंने समीक्षा बैठक भी की है और आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया है। इस साल सितंबर के आखिर में प्रयागराज बाढ़ की चपेट में था और अक्टूबर में हुई बारिश गंगा और यमुना नदी को उफान पर ले आई। कई इलाकों में कीचड़ जमा है जहां मच्छर पनप रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात नहीं होगी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और ज्ञानवापी पर फाइनल वेटिंग की, क्योंकि हिंदू पक्ष जिस कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा था उसे वाराणसी जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश से फिर एक बार कथित शिवलिंग का रहस्य गहरा गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। नहीं होगी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, ज्ञानवापी पर फाइनल वेटिंग। शिवलिंग या फव्वारा, एक बड़ा रहस्य गहराया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले जिस कथित शिवलिंग के बाद इस केस में नया मोड़ आया था, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था, अब उसी की कार्बन डेटिंग कराने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल ज्ञानवापी में मिला कथित शिवलिंग कितना पुराना है, ये पता लगाने के लिए हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी, जिसे वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दिया है। देखिए, जो मांगे थे वादी गढ़ की, वो मांगे ये थे कि उसकी कार्बन डेटिंग के जरिए जांच कराई जाए। तो कार्बन डेटिंग जो आम तो है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो उन्हीं कार्बन आइटम्स के होते हैं जहां C14 के कार्बन पाए जाते हैं। कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। कोर्ट के इस फैसले को दोनों पक्षों के लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जहां इस फैसले का स्वागत कर रहा है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि इससे हिंदुओं के मंदिर वाले दावे पर कोई असर नहीं होगा। सभी को इस बात का इल्म है कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी वज़ूखाने का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील करने का ऑर्डर दिया है। माननीय कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है काशी विश्वनाथ और भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर पे। ऐसे ही देश दुनिया उसकी कार्बन डेटिंग कर रही है, उसको देख रही है कि वहाँ मंदिर था। लेकिन जिस कार्बन डेटिंग को लेकर इतनी गहमागहमी मची है, वो क्या होती है वो समझ लीजिए। दरअसल कार्बन डेटिंग एक विधि है जिसकी सहायता से किसी भी पुरानी मूर्ति या फिर किसी वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल हैं। कई बार इससे भी सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता। कार्बन डेटिंग से एक अनुमानित उम्र ही पता चलती है, सटीक उम्र का पता लगाना मुश्किल होता है। हिंदू पक्ष की मांग को खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली हुई आकृति संरक्षित है, जो आकृति पूरी तरह से सुरक्षा में है, उसका हवाला देकर इनकी मांग को खारिज किया गया है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा ये कितना पुराना है। यही एक सवाल ज्ञानवापी पर फाइनल फैसले का भी है। अब हिंदू पक्ष इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।